Good morning student. Online classes में welcome to all of you. प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं उग्र स्त्रीवाद। जेंडर संबंधी मुद्दों में उग्र स्त्रीवाद, इस विचारधारा को क्रांतिकारी रूप दिया गया है। ये नारीवादी विचारधारा का क्रांतिकारी रूप है। प्रशिक्षणार्थियों, इसमें इससे पहले वाले पाठ में हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा चल रहा था कि विवाह जैसी रस्म को रोका जाए। इन समर्थकों का कहना है कि विवाह की बाध्यता से महिलाओं को मुक्ति मिलनी चाहिए। महिलाओं को विवाह के बंधन से मुक्त किया जाए, क्योंकि विवाह महिलाओं को बंधनों में जकड़कर रख देता है और वो एक गुलाम की तरह, एक सेविका की भूमिका में, एक दासी की भूमिका में और अपना पूरा जीवन निकाल देती है। उसका मकसद, उसके जीवन का मकसद एक ही होता है, अपनी ससुराली जनों को खुश करना, उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा चाकरी करना और उसमें कोई कोताही और कमी ना बरतना। ऐसी स्थिति में महिला का जीना दुश्वार हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, इन क्रांतिकारी समर्थकों का यही कहना है कि महिलाओं को विवाह की बाध्यता से मुक्त किया जाए। वो परिवार जैसी संस्था का विरोध करते हैं, जैसा कि मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं कि महिलाओं को इन विचारधारा के समर्थकों ने ना स्त्री लिंग ना पुरुष लिंग बल्कि एक मानवीय लिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो चाहते हैं कि स्त्रियों को स्त्रीलिंग और पुरुषों को पुरुष लिंग ने मानकर एक मानवीय लिंग के रूप में माना जाए कि ये मानव प्राणी है, ना कि स्त्री प्राणी ना पुरुष प्राणी, बल्कि ये दोनों मानवीय प्राणी हैं। इसलिए परिवार की संस्था का या परिवार जैसी संस्था का ये समर्थक विरोध करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन समर्थकों का कहना है कि परिवार ही महिला के दुखों की जड़ है। वो परिवार ही है जहां से महिलाओं को दुख उठाना पड़ता है और परिवार के बाद जब वो ससुराल में जाती है तो वहां भी उसकी वही दशा होती है जो उसके मायके में थी। पुरुषों की बंदिश में रहना, घर की चार दीवारी में अंदर कैद रहना। बहुत सारे धर्मों में महिलाओं को आज भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वहाँ पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं आज भी कायम हैं। ख़ास तौर से इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा आज भी कायम है और महिलाओं को पर्दे में रखने के लिए अभी भी उनके लिए बाध्यता है, वो पर्दे में ही रहती हैं। ये समर्थक विवाह का विरोध करते हैं, ये समर्थक परिवार जैसी संस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि परिवार में महिलाओं के लिए सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करती हैं, उन कार्यों को करने के एवज में उनको कुछ भी नहीं मिलता। और तो और
उनके परिवार में कार्य करने के लिए उनकी इस मेहनत को, उनकी इस कार्य करने की क्षमता को समाज स्वीकार नहीं करता, ना ही उनके आर्थिक सहयोग को समाज मानता है। समाज वो महिला जो सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक कार्य कर रही है, तो इसके लिए महिलाओं का आर्थिक सहयोग नहीं मानता, आर्थिक सहायता नहीं मानता। परिवार ही है जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों के अधीन कर दिया है। परिवार ही है जहां महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया है। उस परिवार की ही अवधारणा है जो चाहता है कि उसकी संपत्ति का, उसके धन का असली हकदार मिल जाए, शुद्ध वंशज मिल जाए, और वो वंशज कोई और नहीं, बेटा है। वंशज कौन है? बेटा। वो पुत्र प्राप्ति की महिला से उम्मीद करते हैं, और शुद्ध वंशज यानी कि महिला जो आई है घर में, वो बेटा पैदा करे। उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो जन्म दे तो बेटे को जन्म दे। प्रशिक्षणार्थियों, उसको घर में इस घरेलू दास्ता से मुक्ति की आवश्यकता है। यहाँ पर मुख्य चर्चा परिवार की हो रही है। प्रशिक्षणार्थियों, परिवार ही वो संस्था है जहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना सिखाया जाता है। चोर को नहीं, चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ लो। परिवार ही हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां बालक का समाजीकरण करते समय उसको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो बालक महिलाओं पर अधिकार जमाना, महिलाओं पर अधिकार जताना, महिलाओं को नियंत्रित करना और महिलाओं पर अपना प्रभुत्व कायम करना सीखता है। उसको शिक्षा ही इस प्रकार की दी जाती है कि महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, बेटियां पराया धन हैं, बेटियों को लक्ष्मण रेखा सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वो अपने घर गृहस्थी के परिवार के कार्य संभालें, पुरुष घर से बाहर के कार्य करें, पुरुष मन में आए तब जाएं और मन में आए तब वो बाहर घूमने जाएं और मन हो तब वापस घर आएं। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी कोई आज़ादी नहीं है। उनको बाहर जाने की मनाही, उनको बाहर से घर में देर से आने की पाबंदी। परिवार से ही उनको पाबंद किया जाता है, परिवार से ही उनके साथ भेदभाव किया जाता है। परिवार में ही पुरुषों को ये शिक्षा दी जाती है कि वो महिलाओं को नियंत्रित करें, महिलाओं को अपने बस में करें। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर मुख्य रूप से परिवार की महिलाओं को अपने अधीन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उग्र नारीवाद के समर्थक ये चाहते हैं कि विवाह का विरोध हो
और परिवार जैसी संस्था का विरोध होना चाहिए। उनके सुझाव, उनके विचार जो वो कहना चाहते हैं वो इस प्रकार हैं कि महिलाओं को लैंगिक आज़ादी, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्त्री प्राणी या पुरुष प्राणी नहीं, बल्कि महिलाएं और पुरुष दोनों मानवीय प्राणी हैं। इनकी मान्यता है। लैंगिक स्वतंत्रता के लिए इन समर्थकों का कहना है कि महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उनको किसी भी पुरुष के साथ किसी भी समय यौन संबंध बनाने की आज़ादी मिले, उन संबंधों को तोड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये समर्थक यहाँ तक कहते हैं कि महिलाएं चाहें तो विवाह से पहले और उनकी इच्छा हो तो उनके विवाह हो जाने के बाद वो किसी भी पुरुष से किसी भी समय अपने इच्छा के अनुसार यौन संबंध स्थापित कर सकती है। ये विचारक क्रांतिकारी हैं, तो मैं यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा इस बात की करना चाहता हूँ कि ये लैंगिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इन विचारकों का कहना ये है कि महिलाओं के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और उनको उनकी इच्छा के अनुसार लैंगिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मेरी बात समझ सकते हैं प्रशिक्षणार्थियों? ये लाइन जो है कि विवाह से पहले और विवाहेतर, विवाह से पहले और महिला के विवाह करने के बाद वो चाहे तो किसी भी पर पुरुष से, उसके पति के अतिरिक्त वो किसी भी पुरुष से अपनी इच्छा के अनुसार यौन संबंध बनाने के लिए हकदार है। चाहे तो वो संबंधों को विवाह से पहले तोड़ ले और चाहे तो वो विवाह के बाद भी संबंधों को बना ले। ये उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इच्छा अनुसार, एक शब्द लिखा हुआ है, इच्छा अनुसार यौन संबंध। प्रशिक्षणार्थियों, उसको ये आज़ादी मिलने के लिए ये उग्र नारीवाद के समर्थक ये इस विचारधारा को स्वीकृति प्रदान करते हैं कि महिलाओं को विवाह के बाद भी संबंध स्थापित करने की आज़ादी या संबंध स्थापित करने की छूट मिलनी चाहिए। और तो और इन लेखकों का, इन क्रांतिकारी विचारकों का यहाँ तक कहना है कि महिलाएं चाहे तो विवाह ना करें और महिलाओं की इच्छा हो तो विवाह करें, और वो चाहें तो किसी समलैंगिक के साथ संबंध स्थापित करें। इसका अर्थ है कि महिला चाहे तो वो किसी महिला के साथ भी अपने लिंग संबंधी संबंध बना सकती हैं। महिला से महिलाओं का विवाह होना या महिलाओं से महिला के साथ में यौन संबंध स्थापित, वो लिंग संबंधी संबंध स्थापित करना, वो समलैंगिक यानी कि महिला महिला साथ रह सकती हैं और पुरुष के साथ होना, ये समलैंगिक संबंध है। होमोसेक्सुअल या कुछ और कह लीजिए, समलैंगिक वो हैं जो स्त्री स्त्री के साथ रहे और पुरुष पुरुष के साथ रहे, अब वो समलैंगिक संबंध कहलाते हैं। स्त्री का स्त्री से लिंग संबंधी संबंधों का होना, पुरुष का पुरुष से लिंग संबंधी संबंधों का होना। तो
उग्र नारीवाद की विचारधारा के समर्थक यहाँ इस बात की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि महिलाएं विवाह से पहले, विवाह के बाद और समलैंगिक संबंध स्थापित करने की आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। समलैंगिक संबंध। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर दूं, यहाँ जो ये क्रांतिकारी विचारक हैं, इनका कहना है कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी से आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसा कि इन समर्थकों ने विवाह की रस्म का विरोध किया, परिवार जैसी संस्था का विरोध किया, तो अब ये विचारक बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी से भी महिला को मुक्ति दिलाने के पक्षधर हैं। क्योंकि महिला एक बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती है और उससे उम्मीद की जाती है कि वो शुद्ध वंशज के रूप में बेटा पैदा करे। इससे ये परंपरा बन जाती है कि बेटा ही संपत्ति का संरक्षण करेगा, बेटा ही संपत्ति का हस्तांतरण करेगा और बेटियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्या आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, क्या रजिया सुल्तान ने पिता की संपत्ति का, पिता की विरासत का संरक्षण नहीं किया? क्या पिता की संपत्ति और विरासत का हस्तांतरण नहीं किया? हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको रास्ता बनाना पड़ेगा, चलन चलाना पड़ेगा। ये चलन किस बात का है? इंडो वेस्टर्न, अनारकली, ये चलन है, फैशन का चलन है। तो ऐसी परंपरा क्या चली आ रही है? बेटा वंश चलाने वाला, बेटा स्वर्ग में ले जाने वाला, बेटा पिंडदान करने वाला, बेटा मुखाग्नि देने वाला। बेटा नहीं है तो क्या वंश समाप्त हो जाएगा? एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कोई बेटा नहीं था, तो क्या उनकी बेटी के जो नस्लें हुई, बेटी के जो बच्चे हुए, उनसे उनका वंश नहीं चल रहा है? वो उनके नाना का खून तो हैं। तो प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षण इस बात का है, जानकारी इस बात की है, क्या बेटा ही वंश चलाता है? बेटियों से वंश नहीं चलता। इतिहास साक्षी है कि बाबर तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था। एक तरफ से माँ, एक तरफ से पिता, दोनों, पिता चंगेज खां के तो माँ तैमूर लंग की, ऐसे वंशज दोनों आपस में थे। बाबर के माता पिता चंगेज खां और तैमूर लंग के वंशज थे। तो आप देखिए, उसको विरासत में, उसके वंशानुक्रम में, उसको वीरता, उसके लिए वो शासन सत्ता करने की उसके खून में सीख मिली। तो जो वंश आपकी बेटी चलाएगी, उसको संस्कार की आवश्यकता है, ना कि बेटे के लिए वंश चलाने की आवश्यकता है। इन बेटियों को भी वही संस्कार देने की आवश्यकता है जो आप बेटे के द्वारा उम्मीद करते हो। आपने बेटी को डॉक्टर के बजाय मरीज बना दिया, तो फिर वंशज मरीज ही होंगे। आप अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाइए तो निश्चित रूप से डॉक्टर ही मिलेंगे, समाज डॉक्टर का समाज बनेगा। तो बेटी भी वंश चला सकती है, बेटा वंश चलाएगा, इस सोच को बदलना होगा। प्रशिक्षणार्थियों,
लेखक ये कह रहे हैं कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने की जो मशीन बना दिया जाता है उससे उनको छुटकारा मिलना चाहिए और कोई आर्टिफिशियल या कृत्रिम संसाधनों के द्वारा, मैं समझता हूं इन विद्वानों का इशारा परख नली शिशु या किराए की कोख, इस प्रकार का ये संकेत करना चाहते हैं लेखक विचारक कि कृत्रिम साधनों के द्वारा बच्चा पैदा करने की प्रणाली होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये कृत्रिम साधनों के द्वारा जो बच्चा पैदा किया जाएगा उससे महिलाओं को बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। लगभग 7, 8 या 9 महीने तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है और गर्भ के दौरान मां को जो पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा या गर्भ में जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं, बच्चे की देखभाल के लिए हर वक्त मानसिक और शारीरिक थकान होती है और ऐसी स्थिति में महिलाएं जल्दी बीमार पड़ जाती हैं, महिलाएं जल्दी वृद्ध हो जाती हैं। तो उनकी सुंदरता, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी सुंदरता पर और उनके जीवन पर ये बालक को जन्म देने का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है इन समर्थकों ने कोई ऐसा अध्ययन किया हो, कोई ऐसी खोज की हो, कोई ऐसी रिसर्च की है जिसके माध्यम से वो महिलाओं को इस बच्चा पैदा करने से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इससे महिलाओं को मानसिक शारीरिक कष्ट होता है और उन कष्टों से वो निवारण कराना चाहते हैं महिलाओं का, क्योंकि इन कष्टों के द्वारा महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी सकती। तो ये बच्चा पैदा करना भी एक बंधन है इन समर्थकों की नज़रों में। ये उग्र नारीवाद के समर्थक महिलाओं को कृत्रिम संसाधनों के द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो किन्हीं कृत्रिम साधनों के द्वारा ऐसी प्रणाली अपनाएं जिससे उनके बच्चा पैदा हो जाए। मैं समझता हूं इनका इशारा, इनका संकेत परख नली शिशुओं की ओर है। प्रशिक्षणार्थियों, इस बच्चे को जो पैदा हुआ है कृत्रिम साधनों के द्वारा, उसकी जिम्मेदारी समाज की हो, नर्सिंग होम की हो और वहाँ महिलाओं वो प्रशिक्षित नर्स हों, वो इन बालकों का, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका पालन पोषण करें, उनकी परवरिश करें, उनके पालने पोसने की जिम्मेदारी लें और उसकी जिम्मेदारी समाज को सौंपी जाए। प्रशिक्षणार्थियों, इसकी आलोचना के लिए आप अपने विचार रख सकते हो कि समाज में एक नई क्रांति हो जाएगी, जिन बच्चों को समाज अपना नाम नहीं दे सकेगा। तो ऐसी स्थिति में वो वर्ग विहीन समाज, वो समाज विहीन समाज जिसकी कल्पना समाजवादी स्त्रीवाद में की गई थी, वो ही विचारधारा उग्र स्त्रीवाद की है कि परवरिश की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। महिलाओं को अपने व्यवसाय को चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यवसाय का चुनाव करें और अपनी इच्छा के अनुसार वो व्यवसाय करें। जो उनको व्यवसाय अच्छा लगता है उस व्यवसाय को वो करें। प्रशिक्षणार्थियों, ये समर्थक महिलाओं को व्यावसायिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता दिलाने का पक्ष रखते हैं।
उनका कहना है कि स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को हमारा उद्देश्य वास्तविक रूप प्रदान करना है। इन क्रांतिकारी विचारकों ने जिस उद्देश्य को लेकर ये निकले हैं, जिस स्वतंत्रता के ये पक्षधर हैं, जिस स्वतंत्र व्यक्तित्व की ये कामना करते हैं, उसको ये अमली जामा पहनाना चाहते हैं। ये वास्तविक रूप में इन विचारों को समाज में लाना चाहते हैं। ये एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें महिलाएं अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की खुद धनी बन जाएं। ये महिलाओं को खुद मुख्तारी देना चाहते हैं। इसके विपक्ष में आप कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि हमारे देश की भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता इन विचारों को कबूल नहीं करेगी। आप यही तो कहना चाहते हो कि बच्चों को कृत्रिम रूप से पैदा करना, बच्चों को समाज को सौंप देना, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी समाज के ऊपर डाल देना, विवाह से पहले के संबंधों का स्थापित होना, यहां पर तो तलाक 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 हो जाती है। अगर महिला ने विवाह करने के बाद अपने किसी पुराने दोस्त को, अपने किसी कक्षा साथी को फोन भी कर दिया तो यहाँ पर तलाक हो जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, डिवोर्सेज हो जाते हैं। मात्र महिला के किसी पुरुष से विवाह करने के बाद बात करने पर ही तलाक हो जाते हैं। तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हम भारतीय लोग, हमारी परंपराएं, जो हमारी विरासत है, हमारे संस्कार, इन बातों को कबूल नहीं कर सकते। आप यही तो कहना चाहते हो। लेकिन ये क्रांतिकारी उग्र नारीवाद के विचारक हैं। ये उन विचारकों के विचार हैं जो इस समाज को, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को अमली जामा पहनाना चाहते हैं कि वास्तव में इसको वास्तविक रूप प्रदान किया जाए। और हो ना हो, हम ना माने, किसी और देश ने मान लिया तो आने वाले वक्त में ये शायद हमको भी कबूल करना पड़े या हमारी पीढ़ियों को कबूल करना पड़े। इन विचारों से वो सहमत हो जाएं, ये विचार उन लोगों को अच्छे लगने लगे। तो मैं समझता हूँ यूरोप और अमेरिका में, उन देशों में शायद ये विचार अब क्रियान्विति को प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ की कल्चरल, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का क्लाइमेट इस प्रकार का है कि वो ऐसे समाज को शायद स्वीकार कर लें और कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा समय लगेगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है कि वो इस पुरुषवादी सामाजिक ढांचे को समाप्त करना चाहते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि इन उग्र स्त्रीवाद के समर्थकों का कहना है कि जब तक इस पितृ सत्ता या पुरुष प्रधानता वाले समाज का अंत नहीं होगा, तब तक महिलाओं के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बनाया जा सकता। महिलाओं के व्यक्तित्व में, स्वतंत्र व्यक्तित्व में वो गरिमा नहीं लाई जा सकती जब तक हम पुरुष प्रधान समाज को समाप्त नहीं कर देंगे। तब तक महिलाओं को उस गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी। स्त्रियों के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता के समर्थक हैं।
राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, ये विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के हितों का समर्थन करते हैं, महिलाओं की आज़ादी का समर्थन करते हैं, महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन विचारकों का जो उग्र नारीवाद के क्रांतिकारी रूप का वर्णन करते हैं, उन विचारकों का कहना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, वो क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, इन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, पुरुषों के समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये विचारक इस विचारों का समर्थन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए, और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।